हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर क्लास 11th सीबीएसई, आईएससी एंड अदर बोर्ड्स, हरियाणा बोर्ड्स, उड़ीसा बोर्ड, उन सब में आता है। और क्लास 11th अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल चैप्टर्स को अगर देखते हैं तो उसमें ये स्टार्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जो कि डबल एंट्री वोकेबलरी सिस्टम का बेस है। और आइए चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ठीक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए हमको किन किन चीजों की नीड पड़ती है। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमको सबसे पहले जगह चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए जहां पर हम अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस आपकी शॉप भी हो सकती है, आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है। और बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के अंदर आपको अपना मटेरियल रखना है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर, चाहे वो लोहे का हो, लकड़ी का हो, स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, ग्लास का हो। फर्नीचर बोलते हैं उसको, जहां पर आप सिस्टम वाइज, आइटम वाइज अपने मेटेरियल को रखेंगे। उसमें क्या रखेंगे? मटेरियल यानी कि स्टॉक। तो मटेरियल आपको चाहिए, मशीन्स आपको चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको मशीन चाहिए। पैसा हर समय चाहिए, क्योंकि रूटीन में आपका कोई ना कोई खर्चा होता रहेगा। कभी मशीन खराब हो गई, कभी लेबर को वेजेस देनी है, उनको सैलरी देनी है, और रूटीन के बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में। वो सब करने के लिए कैश आपके पास रेडी होना चाहिए। इस तरह की चीजें आपको चाहिए। ये सब चीजें नेचुरली फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये है वैल्यूएबल चीजें जिनकी वैल्यू लगती है। तो मैं बोलूंगा दीज आर दी वैल्यूएबल थिंग्स विच आर विच आर यूजफुल फॉर रनिंग ए बिजनेस। तो जो चीज जिसके अंदर ये दो दो क्वालिटी होती है कि एक तो वो वैल्यूएबल है, उनके पैसा लगता है उनके लिए, और दूसरा वो यूजफुल फॉर रनिंग, इनके बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं। तो जिस चीज के अंदर ये दो क्वालिटी होती हैं, उन चीजों को बोला जाता है, उन चीजों को बोला जाता है एसेट्स। वो चीजें होती हैं एसेट्स। अब ये तो क्लियर हो गया कि एसेट्स वैल्यूएबल चीज है, यानी कि इसके लिए पैसा लगता है। अब सपोज आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बिजनेस चलाना है, तो आपको पैसा चाहिए। वैल्यूएबल है ना, क्योंकि आपको चाहिए पैसा। हमने इनका एस्टिमेट लगाया, एक मिनिमम एस्टिमेट लगाया, और हमें पता चला कि हमें इसको चलाने के लिए ये चीजें चाहिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये चीजें चाहिए। तो हमें 21 लाख रुपए चाहिए। एक हमने एस्टिमेट लगाया। अब हमने लगाया एस्टिमेट, हमें बिजनेस करना है, इसका मतलब ये हो गया, तो 21 लाख रुपीज हमको चाहिए। अब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये पैसा कौन लगाएगा? ये पैसा हम लगाएंगे। ये पैसा हम लगाएंगे। और हम कौन है? क्योंकि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम कौन है? हम है ओनर। ओनर यानी कि प्रोपराइटर। तो ओनर ये पैसा बिजनेस में लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ओनर ने अपना हिसाब देखा, तो वो अभी 11 लाख रुपीज उसके पास है। चाहे वो कैश फॉर्म में है, चाहे वो किसी एसेट फॉर्म में है जो उसके पास है। इन टोटल वो अपने बिजनेस में 11 लाख रुपीज एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अब हमें चाहिए 21 लाख रुपीज, उसके पास है 11 लाख रुपीज। बाकी पैसा वो कहाँ से लाएगा? बाकी पैसा वो कहाँ से लाएगा? बाकी पैसा वो उधार लेगा। दूसरे दुकानदार, फ्रेंड्स या बैंक, इन सब से उधार लेगा वो। किसी से भी ले सकता है। कितने रुपए लेगा उधार? 10 लाख रुपए लेगा।
तो मेरे बिजनेस में 21 लाख रुपए आ जाएंगे। 21 लाख रुपीज मेरे बिजनेस में आ गए, क्योंकि मैंने 11 लाख रुपीज ऑनर से लिए, 10 लाख रुपीज मैंने आउटसाइडर से लिए। ये सब क्या है? ये एक बिजनेस के लिए आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि बिजनेस को चलाने में इनका रोल नहीं है। ये बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं बस, चलाने की इनकी अथॉरिटी नहीं है। तो इन्होंने भी पैसा लगाया, ओनर ने भी पैसा लगाया, बाहर वालों ने भी पैसा लगाया। तो जितना पैसा हमारे बिजनेस में, जितना पैसा ओनर ने लगाया, 11 लाख रुपीज, उसको बोलते हैं कैपिटल। इसका दूसरा नाम भी है ओनर्स इक्विटी। इसको हम कैपिटल या ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। और जितना पैसा बाहर वालों ने हमारे बिजनेस में लगाया, इट मीन्स हमने उनसे उधार लिया होगा, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज, यानी कि कर्जे। ये बिजनेस के ऊपर एक कर्जा हो गया कि मैंने 10 लाख रुपए का सामान या 10 लाख रुपए कैश लिया है, मुझे लौटाना है। तो ये कर्जा है, लायबिलिटीज है, ओब्लिगेशंस हैं। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। तो तीन चीजों का मीनिंग आपको प्रैक्टिकली क्लियर होता है। एक तो हो गई एसेट्स, दूसरी हो गई कैपिटल, एसेट्स कैपिटल, और तीसरी चीज हो गई लायबिलिटी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर थियोरेटिकल बात आपसे नहीं करने जा रहा हूँ, पर कुछ चीज़ों का मीनिंग आपको थियोरेटिकली समझाऊंगा, जिससे हम न्यूमेरिकल चलें और मैं उन टर्म्स को यूज करूँ, तो ऐसा ना हो कि आपको वो टर्म्स का पता ही ना हो कि होती क्या है। तो खाली उतनी टर्म्स के बारे में आपसे बात करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर बात की है एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी के बारे में। थोड़ा थोड़ा इनका मीनिंग लिखवा दूंगा, कैपिटल लायबिलिटी का, और थोड़े से दो चार चीजें और बताऊंगा अभी, और फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। अब आपने पढ़ा कैपिटल के बारे में। अब मैं जो लिखूंगा वो आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली आपने मीनिंग समझ लिया है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द ओनर, ओनर उस बिजनेस का जो मालिक है, इन द assets of the business is called as capital, made by owner। अगर मैं लिख दूं ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय आउटसाइडर्स, तो वो लायबिलिटी हो जाएगा। तो लायबिलिटी का मीनिंग ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द outsiders in the assets of the business is called as liabilities। थोड़ा टाइट हो गया तो मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। लायबिलिटीज, नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो भी आपका मन हो। दो मीनिंग क्लियर हुए। अब तीसरे मीनिंग के बारे में आपसे बात करते हैं। एक नई टर्म आई, डेटर्स। अब आपको पता है कि बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है।
तो ऐसा भी हो सकता है, मोस्टली ऐसा होता ही है कि हमारी दुकान है, हमने मटेरियल रखा हुआ है, कुछ लोग आते हैं, जानकार आते हैं, आसपास वाले आते हैं, गुडविल वाले लोग आते हैं, और वो बोलते हैं, गुडविल मतलब रेपुटेशन, कि जिनको हम जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं सब, कि हम सामान ले जा रहे हैं और इसके पैसे आपको हम 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जैसा भी तय हुआ, जितना आप एग्री करते हो, कितने भी दिनों के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। और आपने वो बात एग्री कर ली, आपने वो बात एग्री कर ली। अब आपने वो बात एग्री कर ली है, तो आप उधार बेचेंगे। तो जिन लोगों को आप गुड्स उधार बेचेंगे, वो लोग आपके कहलाएंगे डेटर्स। डेटर्स हिंदी में बोलते हैं देनदार, रिसीवेबल्स, जिनसे आपने पैसा लेना है। टू होम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनको हमने गुड्स उधार बेचा, ऑन क्रेडिट, उधार बेचा, वो लोग हमारे डेटर्स होते हैं, आर डेटर्स। नाउ वी हैव टू, और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, टेक आर मनी बैक फ्रॉम देम। उनसे हमने अपना पैसा वापस लेना है। अभी तक मिला नहीं है, तब तक वो हमारे डेटर बने रहेंगे। कोई भी बात क्लियर ना हो, क्लियर करनी हो, आप ईमेल कर दें, चैट बॉक्स में डाल दें। क्रेडिटर्स, इसका ठीक कॉन्ट्रास्ट है। अगर हम उधार बेचते हैं तो ऐसा भी तो होता है कि उधार हम खरीदते भी हों। दुकान पर ऑर्डर आ गया, अभी मटेरियल नहीं है, पैसा एकदम कैश में नहीं है, हमने लेना है पैसा लोगों से, ऑर्डर आ गया, तो अब हम मटेरियल के लिए दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे, या मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, कि भाई हमें उधार दे दो कुछ मटेरियल, बेचेंगे, पैसा आएगा, आपको लौटा देंगे। वो रेडी हो गए, तो वो लोग होंगे हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है ना। तो डेटर्स को इनकी लैंग्वेज में हम कस्टमर्स भी बोलते हैं, जो उधार वाले कस्टमर्स होते हैं। और क्रेडिटर को इनकी लैंग्वेज में हम सप्लायर्स भी बोल सकते हैं। तो सप्लायर कौन होंगे? फ्रॉम होम, जिनसे हमने उधार लिया, साफ सी बात। फ्रॉम होम वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने गुड्स उधार लिया है, खरीदा है। नाउ, अब हमने उनका पैसा लौटाना है, जब तक हमने नहीं लौटाया तब तक वो हमारे क्रेडिटर्स बने रहेंगे। नाउ वी हैव टू पे देयर मनी बैक टू देम। हमने उनका पैसा वापस करना है, तब तक वो हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स बने रहेंगे। एक टर्म और बता रहा हूं, ड्राइंग। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जो और टर्म्स नेसेसरी होंगी जानने के लिए वो बीच बीच में आती रहेंगी, उनको समझाता रहूंगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है? जब दुकान का मालिक दुकान में से पैसा निकाल लेता है, क्यों निकाल लेता है? अपने पर्सनल यूज के लिए, घर पे खर्चा करना है, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, घर का राशन लाना है, तो इन सब पर्पसेस के लिए जब वो पैसा बिजनेस में से निकाल लेता है, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। कभी कभी वो पैसे की बजाय गुड्स भी निकाल सकता है। सपोज उसकी कन्फेक्शनरी की दुकान है, जिसमें वो बिस्कुट, नमकीन वगैरह, घर का नाश्ता वगैरह सेल करते हैं। तो घर पे नाश्ता खत्म हो गया तो घर से फोन आ गया, आते हुए 2 बिस्कुट का पैकेट और एक नमकीन का पैकेट लेते आना।
तो अपनी दुकान से उसने बिस्किट का नमकीन का पैकेट उठाया और बैग में रख लिया कि घर ले जाऊंगा। तो जितना गुड्स उसने दुकान में से निकाला अपने घर के यूज के लिए, उसको भी हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो मैं इसको लिख पाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कैश और गुड्स। गुड्स मतलब दुकान पे जो मटेरियल रखा है बेचने के लिए, उसे गुड्स बोलते हैं। कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, दुकान के मालिक ने दुकान में से कुछ निकाला फॉर हिज पर्सनल या डोमेस्टिक या होम यूज, इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझने के लिए आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म्स पे आना पड़ेगा। आप अपनी नोटबुक चेक करो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में। एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में, तो बताओ मुझे एसेट्स थी कितने की। उसमें ओनर ने कितना पैसा लगाया, मींस कैपिटल कितने की थी। लायबिलिटीज कितने की थी, आउटसाइडर्स ने कितना पैसा लगाया। अब एक रिलेशन निकल के आ रहा है इनमें। वो क्या निकल के आ रहा है कि ये तो मेरे पे टोटल चीजें हैं, और ये दो दो ये जो एसेट मिली है 21 लाख रुपए की, वो मुझे मिली है इन दोनों से। कुछ पैसा मालिक ने दिया, कुछ पैसा बाहर वालों ने दिया, और बिजनेस के अंदर आ गया पूरा 21 लाख। एसेट्स का मतलब व्हाट वी हैव, कि हमारे पास बिजनेस में है क्या। और इन दोनों का मतलब है फ्रॉम वेयर वी हैव। ये हमें जो मिला है ये कहाँ से मिला है, यहां से मिला। क्या इन दोनों का टोटल सेम है? क्या एसेट्स का टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के इक्वल है? यस, इक्वल है। क्योंकि एसेट्स है 21 लाख की, ये 11 लाख की है, एंड दिस इज ऑफ रुपीज 10 लाख। अब आप कहोगे कि ये तो चलो अभी तो इक्वल आ रहा है, कभी कुछ और लेन देन हुआ, कुछ कमी बढ़ती हुई तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये आपका वहम है, ये हमेशा आएगा। एसेट्स का टोटल चाहे कुछ भी सिचुएशन बिजनेस की आ जाए, एसेट्स का टोटल हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के इक्वल ही आएगा। ये हमेशा होगा, ये वाला एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल होंगे, कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट फॉर मिस्टेक। अगर आपने गलती कर रखी है तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इक्वल ना हो। लेकिन अगर आपने मिस्टेक नहीं की है तो ये हमेशा इक्वल होगा। और ये जो इक्वेशन सेट हुई, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये आपका नया न्यूमेरिकल चैप्टर है जो मैं अभी के अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। सब कुछ आप नोट करो, डाउट्स जो भी हो मैसेज कर दिया करो चैट बॉक्स में, जो इसमें चैटिंग का ऑप्शन है उसी में मैसेज कर दो। आई रिप्लाई। डिटेल रिप्लाई चाहिए तो आप अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दो, मैं उसी पर रिप्लाई कर दूंगा आपको।
नहीं तो मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर लो। ECP017 @gmail.com। आप इस पे मेल कर दो। कंप्लीटली सेफ। कोई भी बात हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कोई बात करनी है, प्रॉब्लम बतानी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट्स का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स तो बहुत सारी होती हैं। मैं कुछ एसेट्स जिनका यूज मैं यहाँ पे करूंगा उनका मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, उनका यूज कर लेता हूँ। फिलहाल मैं कैश, स्टॉक और फर्नीचर का यूज कर लेता हूँ। और इधर चलो एक एसेट और ले लेता हूँ, डेटर्स। और इधर कैपिटल। और चलो लाइबिलिटीज में एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी जिनका पैसा हमने देना है वो सब लाइबिलिटीज में आते हैं। उसमें बैंक लोन भी आता है, क्रेडिटर्स भी आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं। इनमें जो बातें समझ नहीं आ रही वो समझ में आ जाएंगी जब उनका यूज होगा, मैं डिटेल दूंगा तभी। फिलहाल मैं एक लाइबिलिटी का यूज यहाँ पर कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने उधार खरीदा, जिनके पैसे मैंने देने हैं। और डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, जिनको मैंने उधार बेचा। तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ और उससे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ड्रॉ करके बताऊँ। नीचे मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश ₹7 लाख एंड फर्नीचर ₹4 लाख। अब स्टार्ट कौन कर रहा है? मालिक। ये सारा पैसा मालिक ने लगाया, 7 लाख और 4 लाख ऑनर ने लगाए, 7 लाख एंड 4 लाख, टोटल 11 लाख लगा दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स। अब दुकान पे जो सामान बेचना है उसको खरीदना पड़ेगा। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। अभी लिखा नहीं कि उधार है, नगद है या किससे खरीदा, नाम भी नहीं है, तो ऐसे में ये नगद माना जाता है। इन मीन्स वी हैव परचेज गुड्स एंड पेड मनी फॉर कैश। ट्रांजेक्शन नंबर 3, थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स उधार खरीदा, कितने का? 50,000 रुपए का। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज्ड फर्नीचर। थोड़ा फर्नीचर कम रह गया था तो हमने 30,000 रुपए का फर्नीचर और परचेज कर लिया। ट्रांजेक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स। गुड्स हमने बेचा भी है,
पोस्टिंग रुपीज 40,000 और बेचा हमने उसको 50 का। लास्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स पोस्टिंग 50,000 ₹4 70,000। आपके सामने क्वेश्चन है और अब आपके सामने आएगा आंसर। ट्रांजैक्शन वन को मैं अब सॉल्व करके दिखाता हूं कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका इम्पैक्ट इधर एसेट साइड में और इधर लायबिलिटी और कैपिटल साइड में क्या क्या पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान करना है कि ट्रांजैक्शन चाहे कोई भी हो, एसेट्स का टोटल इन दोनों के टोटल के इक्वल रहेगा। जबरदस्ती नहीं बिठाना है, लॉजिकली अपने आप ही रहेगा। स्टार्टेड बिजनेस या स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर की जेब से गया, लेकिन बिजनेस में तो पैसा आ रहा है। कैश विल बी एडेड, तो कैश में हो जाएंगे +7 लाख। और उसने फर्नीचर भी लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस में फर्नीचर भी आ रहा है। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना होता है कि क्या आ रहा है और बिजनेस में से क्या जा रहा है। स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जीरो रख दिया। डेटर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जीरो। जहां जहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा वहां पर जीरो। ये पैसा किसने लगाया? ये पैसा लगाया ओनर ने, प्रोप्राइटर ने। और मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी अभी, ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ओनर इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। मालिक ने लगाए 7 लाख और 11 लाख रुपए लगा दिए, तो 11 लाख की कैपिटल बन गई, क्योंकि ये सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट किसने किया? मालिक ने किया, ओनर ने किया। तो कैपिटल भी प्लस हो गई। अब आप चेक करो LHS RHS इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल इक्वल है। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या बिजनेस में आया और क्या बिजनेस में से गया, कहां पर ये ऐड होगा, कहां पर ये लेस होगा। चेक करते हैं। गुड्स परचेज किया तो गुड्स तो बिजनेस में आ गया, स्टॉक में 2 लाख रुपीज प्लस हो गए, पैसा आपका माइनस हो गया 2 लाख रुपीज। बाकी कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और जहां पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा वहां पर हम लिखते हैं जीरो। कैश माइनस स्टॉक प्लस, जीरो इम्पैक्ट हुआ, इधर भी जीरो इम्पैक्ट है, तो दोनों साइड अभी भी इक्वल है। जैसे ही दो ट्रांजैक्शन हुई स्टार्टिंग की, हमें लाइन खींच देनी चाहिए और उसका टोटल कर देना चाहिए। 7 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो टोटल आएगा 5 लाख। ये 2 लाख, 4 लाख, 11 लाख, जीरो। और जो इक्वेशन निकल के आई वो होती है न्यू इक्वेशन। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 3। जब भी न्यू इक्वेशन बनी दोनों साइड टोटल चेक कर लो। 5 और 2 7 और 4 11, 11 लाख इधर भी आ गया, 11 लाख इधर भी आ गया। दैट्स ऑल। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने खरीदा उधार। ये तो पक्की बात है कि 50,000 रुपये गुड्स आ गया, स्टॉक में 50,000 प्लस हो गए, इतना तो कंफर्म आपको समझ में आ रहा है। लेकिन गुड्स आपने खरीदा है उधार, तो इसका मतलब कैश पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उधार खरीदा है। जिन लोगों से आपने उधार खरीदा है वो लोग आप पे कर्जा चढ़ाएंगे। ठीक, वो आपके हैं क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स में ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा इंक्रीज हुआ है, इसलिए क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे। तो कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वहां पर हमने लगा दिया जीरो। न्यू इक्वेशन के बाद हमने करी है एक ट्रांजैक्शन, और हर ट्रांजैक्शन के बाद अब करना है टोटल। अब आप न्यू इक्वेशन निकालते रहेंगे, ट्रांजैक्शन करते रहेंगे और टोटल करते रहेंगे। 5 लाख, ये आ गया 2,50,000, 4 लाख,
जीरो, 11,50,000, न्यू इक्वेशन। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स, नहीं, परचेज फर्नीचर 30,000। 30,000 रुपए का आपने क्या कहता है, फर्नीचर। फर्नीचर में हो गया ऐड। मैं थोड़ा पेन आपका और थिन कर लेता हूँ ताकि सब ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दें। दिस इज द फोर्थ वन विथ न्यू, फोर्थ वन। फर्नीचर आपका हो गया ऐड 30,000 का। कैश आपका डिडक्ट हो गया, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सॉरी, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और यहाँ पर टोटल तो आप कर ही लेंगे। अब इतनी स्पेस है कि मैं तीन ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन और कर सकता हूँ। टोटल करूंगा तो खिचड़ी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, सांभर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या क्या है। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटल करना है, तो आप समझो बात। अब मैं यहाँ पर फिफ्थ ट्रांजेक्शन की आपको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो मार्कर को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40 फॉर 50। 40,000 वाला गुड्स 50,000 में हमने बेचा, सेल किया। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? हाँ, मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ सर? 10,000 का प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड बच्चे। तो स्टॉक में से 40 माइनस, क्योंकि जब गुड्स बेचते हैं तो दुकान से तो गुड्स चला गया ना, तो 40,000 माइनस हो गए स्टॉक में से। बेचा कितने का है? 50,000 का। मेरे पास कैश आ गया पूरा 50,000। 50,000 रुपीज कैश इंक्रीज हो गया। स्टॉक मेरी दुकान से चला गया 40,000 का, वो माइनस हो गया। और इसमें मुझे फायदा है, कितने का है? 10,000 रुपीज का फायदा है। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब मालिक के हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब मालिक से ले जाएंगे। और मालिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को, या बोलूं कि कैपिटल यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है मालिक को। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो कैपिटल में ऐड होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे वो कैपिटल में से ही माइनस होंगे। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में मुझे 10,000 रुपये का फायदा है। मैं एक बार जरा इसको लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो कैपिटल में ये वाले 10,000 जो गुड्स बेचने पे प्रॉफिट हुआ ऐड हो जाएंगे, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और दोनों साइड इक्वल आ रही है। दोबारा बता दूं, जब आपने गुड्स बेचा तो स्टॉक दुकान से चला गया, इसलिए स्टॉक माइनस हो गया। 50,000 रुपये आपके पास आ गए, इसलिए कैश में प्लस हो गए। 10,000 का आपको फायदा हुआ, इसलिए फायदे, प्रॉफिट्स, गेन जितने भी होते हैं सब कैपिटल में ऐड कर। दैट्स ऑल। लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन की, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 फॉर रुपीज 70,000। 50,000 वाला गुड्स मैंने बेचा 70,000 में, 70,000। तो पहली बात, जो कॉमन बात है कि गुड्स तो गया, क्योंकि बेचा है तो गुड्स दुकान से जाएगा। गुड्स गया 50,000 का, स्टॉक माइनस। यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन कर दूं, क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऑन क्रेडिट। जो मैंने गुड्स बेचा है ना वो उधार बेचा है बेटा। जो मैंने गुड्स बेचा है वो उधार बेचा है। उधार बेचा है तो कैश में ऐड नहीं होगा, इसलिए कैश पे तो इंपैक्ट पड़ेगा जीरो। जिन लोगों को मैं उधार बेचता हूं वो लोग मेरे होते हैं डेटर्स, कस्टमर्स, रिसीवेबल्स। और ये भी एसेट का पार्ट होते हैं, एसेट में आते हैं क्योंकि पैसा लेना है, हमारा पैसा लगा हुआ है इनके ऊपर। तो डेटर्स में ये ऐड हो जाएंगे। 70,000 रुपये मैंने उनसे लेने हैं, तो डेटर्स में मैं शो करूंगा 70,000 रुपीज। बाकी कहीं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, चाहे पैसा मिले या ना मिले, चाहे आपने उधार बेचा हो। वो जो प्रॉफिट है
वो आपका माना जाएगा, उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे इससे पहले, थ्योरी थ्योरी भी है सब अकाउंटिंग में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट है, ये सब बेसिक कंसेप्शन जो ये बताते हैं। उस हिसाब से 20,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे और वो प्रॉफिट माना जाएगा कि हो गया। अब प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होता कैपिटल में थे माइनस हो जाता है। कहीं कोई और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों साइड चेक कर लीजिए, एलएचएस आरएचएस इक्वल है। इसके बाद फिर हम टोटल करेंगे, लास्ट इक्वेशन होगी उसे बोल देंगे फाइनल इक्वेशन। उसको भी चेक करेंगे, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। जब एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है तो 99% आप उम्मीद मान के चलो कि आपका क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर बार चेक करना चाहिए। ये ना हो कि पूरा क्वेश्चन कर दिया बाद में चेक कर रहे हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन दोबारा से आपको चेक करना पड़ रहा है, वो बहुत टाइम वेस्ट हो। ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें। थैंक यू।